हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो सुबह जो हमारा नीट अवतार सीरीज है उसमें हमारा टोटल 3 चैप्टर हमने निपटा दिया है, जिसमें से एक है यूडियम, एक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और एक है मोल कॉन्सेप्ट। आज हमारा है एटम। एटम मैंने सुबह रिवाइज करा दिया है। 35 मिनट्स मुझे लग गया। 35 मिनट्स इसलिए लगे क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के भी लगभग 75% कॉन्सेप्ट मैंने सुबह ही बता दिया था। तो जो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो और ये मिला के 35 मिनट लगा है। अगली बार जब एटॉमिक स्ट्रक्चर कराऊंगा तो 10 मिनट में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर सब खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें कवर हो गई थी सुबह में ही। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल नंबर, स्पिन मैग्नेटिक नंबर, ये सारी यही चीज़ें बची हुई हैं वहाँ जो वहाँ पढ़ानी है मुझे। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बचा हुआ है बस। और बाकी जो थ्योरी अभी मैं तुम्हें दे दूंगा, थ्योरी अपना कर लेना। आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सारा क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी, सारे नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेंस के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अभी करा दूंगा। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखो। इन गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा, हमको डी पूछा है। अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ ए 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्स। देखो कह रहा है, क्या मैंने बताया था, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ से रिटर्न हो जाता है, तो ये जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या बोला था, काइनेटिक इनिशियल जो होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर कर दो। तो काइनेटिक इनिशियल क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है, के Q1 Q2 अपन आर। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा के जेड। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो के जेड ई स्क्वायर अपन, तो के Q1 Q2 ना, तो के जेड ई। तो यहाँ पे गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट है, यानी अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल में 2E हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखो पहले लिखो चार्ज, तो के इंटू 2E, ठीक है, इंटू एक तो 2E हो जाएगा, इंटू एक हो जाएगा जेड ई, यही होगा ना, अपन आर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू पहले से दिया हुआ हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितना है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू के 2E स्क्वायर जेड अपन आर। तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू ई का स्क्वायर को ई है यहाँ पे, एक ई से एक ही कट जाएगा, तो बस एक ही बचेगा यहाँ पे, ई इंटू जेड बाई 7.5 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करूँगा तो लेंदी पड़ता है, मैंने सुबह ही बता दिया था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से जो रेडियस ये R0 है वही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। इसको सॉल्व करोगे आंसर बता देता हूँ कितना है, 12.2 का आंसर हो जाएगा। 12.2 का आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻−14 मीटर। 3 इंटू 10⁻−14 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, मुझे लग रहा है यहाँ तक सही है। और हाँ, 3 इंटू 10⁻14 मीटर। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, लेकिन बाकी आगे वाले क्वेश्चन जो नीट पीवाईक्यू में है वहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अभी देखना कैसे सॉल्व होंगे जल्दी जल्दी। अभी तो एनसीईआरटी थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। तो हमारा हो गया यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन देखो, इट इज फाउंड दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी देखो कितना दिया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एटम को ऑर्बिटल रेडियस पूछ रहा है एंड वेलोसिटी पूछ रहा है। तो भैया बताओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन होता है ना। फॉर्मूला इसका देख लो, सुबह मैंने लिखवाया था, याद होना चाहिए तुमको। बिना अगर याद किए सॉल्व करोगे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, तो 2.2 गुणे 10⁻6 इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन एटम है, जेड का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1 रखो, यानी 2.2 इंटू 10⁻6 हमारा ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हो गई। रेडियस का वैल्यू क्या होता है, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये भी हो जाएगा 0.53 हो जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू 1 रखोगे, जेड का वैल्यू 1 रखोगे, तो 0.53 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है ना, तो कुछ था नहीं, बस ऑर्बिटल रेडियस और वेलोसिटी पूछा था। वेलोसिटी का सुबह मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था, और रेडियस का भी बताया था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। 12.4 अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द प्रोटॉन। देखो कह रहा है इनिशियल फ्रीक्वेंसी बताओ, अगर कोई लाइट रिवॉल्व कर रही है
अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके राउंड, तो मैंने बोला था क्या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, बी अपन 2πrn। तो वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है 2.2 इंटू 10⁻6, यही तो होती है ना वेलोसिटी। अभी बताते हैं यहाँ पे, अभी निकाला हूँ ना हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी अपन 2π। रेडियस कितना होता है भैया 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻10। इसको सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये देखो कितना आंसर आना चाहिए, 10⁻10 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻10 10⁻16, तो और ये हो जाएगा 1 3.14 10⁻16 10⁻15 का राउंड होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना दिया 12.4 का 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। कुछ किया नहीं हूँ, बस फॉर्मूले अप्लाई किया हूँ, आंसर हमारा आ गया। अब पूछो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला अभी आज ही सुबह मैं कराया हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बी अपन 2πrn, सुबह ही बताया हूँ, ठीक। वेलोसिटी होता है भी। आगे आओ। ए 10 kg सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर इन ऑर्बिट है, रेडियस इतना इतना है, अज्यूमिंग द बोहर एंगुलर मोमेंटम। देखो कह रहा है बोहर एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट अप्लाई कर रहा है सैटेलाइट पे, तो हाइड्रोजन क्वांटम नंबर, बोहर एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, एल इक्वल टू होता है एम बी आर इक्वल टू होता है एन एच अपन 2π। हमसे एन पूछ रहा है, सारा कुछ दिया होगा। मास कितना दिया भैया 10 kg। वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं दिया ना, वेलोसिटी हाँ ठीक है चलो। मास एन एच अपन एन एच का वैल्यू कितना रखोगे, टाइम टाइम अगर दिया हमारे पास 2 बार, टाइम अगर 2 बार हो तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग 8 है, तो हो जाएगा 2 गुड़े 60 गुड़े टाइम तुम्हारा हो जाएगा 2 घंटे 60 गुड़े 60, इतना सेकंड हो जाएगा। रेडियस दिया 8000 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 8 गुड़े 10⁻6 मीटर हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2πr/g। तो यहाँ से वेलोसिटी हमको नहीं दिया है, तो पहले वेलोसिटी नहीं दिया तो पहले वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी निकालने क्या निकालो, टाइम इक्वल टू 2πr/v, यही तो होता है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, तो हो जाता है v/2πr। अभी बताया ऊपर, ये देखो ठीक है। तो टाइम पीरियड निकाल लो पहले, टाइम v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2πr/t, 2π को 3.14, रेडियस 8 गुड़े 10⁻6 मीटर, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 गुड़े 60 गुड़े 60। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, 2 इंटू 3.14 इंटू 8 अपन 2 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हमारा कितना आ गया 7 इंटू 10⁻3, तो ये आ गया 7 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पुट कर लो वैल्यू, यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, एनसीईआरटी वाला ही लेंदी पड़ेगा, बाकी सब तो आसान है। 7 इंटू 10⁻3 इंटू मास को रख दो 10 kg, और 10 kg हो जाएगा, और तो और रेडियस पहले से दिया हुआ हमारे पास कितना, रेडियस दिया 8000 किलोमीटर, 8 गुड़े 10⁻6 इंटू 2π/h 6.6 इंटू 10⁻−34, ये हो जाएगा n। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर दिया होगा 12.5। 12.5 का आंसर कितना होगा 5.3 इंटू 10⁻45। खुद से क्वेश्चन को पॉज करो पहले, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर मिलाओ, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आंसर ऐसे कैलकुलेट करने लगूँ तो बहुत दिक्कत है, बहुत लेंदी हो जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सट्रीमली बढ़ जाएगी। तो मैंने आंसर लिख के रखा है यहाँ पे पेज पे, मैंने आंसर पहले लिख दिया है, ताकि मैं सॉल्व करता हूँ और डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। प्रोसेस क्या होता है मैं तुमको सारा चीज़ बता देता हूँ, ठीक। चलो अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। कह रहा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो तुम्हें अभी थियरी मैंने नहीं पढ़ाई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। थियरी के अभी नोट्स जो भेजूंगा उसको पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। फिर भी बता दे रहा हूँ, देखो वाइट करते हैं इसको, देखो साइज ऑफ एटम इन थॉमसन मॉडल इज द साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। देखो दोनों का साइज लगभग सेम होता है, रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया था और जो थॉमसन ने बताया था, दोनों का लगभग रेंज जो था साइज का वो क्या था, सेम था। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये देखो ये नो डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, इन द ग्राउंड स्टेट, किसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसमें क्या थे, स्टेबल थे। और रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड में अनस्टेबल थे। रदरफोर्ड ने बोला था अनस्टेबल, क्योंकि ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा था और एनर्जी इमिट कर रहा था, रदरफोर्ड ने बोला था ना, तो अनस्टेबल थे। तो इस बी वाला भी हो गया हमारे पास। ए क्लासिकल एटम
कौन सा कोलैप्स हो सकता है? तो रदरफोर्ड वाला, जाहिर सी बात है रदरफोर्ड वाला कोलैप्स होगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बोला था ऐसे रोटेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। एनर्जी जब रेडिएट करेगा एक समय ऐसा है कि वो गिर जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा, एन एटम एज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्टर्बेशन किस में था? थॉमसन में था। और डिसकंटिन्यूअस किस में था? रदरफोर्ड में था, ठीक है। थियरी का पार्ट है, तुम्हें पता भी होगा, प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन वाला सारा मॉडल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम पोजेस मोस्ट ऑफ द मास। देखो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एकदम सबसे ज़्यादा मास होता है उसका। वो किसने बताया था? दोनों ने वही बताया था, बोथ द मॉडल्स। दोनों ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस वगैरह होता है, वो सेंटर पे होता है और सबसे ज़्यादा मास होता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, दोनों ने। तो हो गया। 12.3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज। देखो लेमडा मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या चाहिए? एनर्जी मैक्सिमम होगा। एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब N2 हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट से आएगा। और पास्चन सीरीज है तो N1 कितना होगा भैया? लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पीफन, यानी N1 कितना होगा? 3 होगा, तो 3। सॉल्व कर लो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? मैंने अभी वेवलेंथ का फॉर्मूला तुम्हें बताया था, दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो वेवलेंथ का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें। वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? 1.1 इंटू 10⁻7 इन, और ये तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1.1 इंटू 10 पावर क्या होता है यार? 1.1 इंटू 10⁻7 है, ठीक है। 7 इंटू 1/9 कर दो। ये जो सॉल्व करोगे वो हमारा वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 12.3 का आंसर, 12.3 का आंसर 810 नैनोमीटर है, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड इसका सॉल्व करने का क्या था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो उससे। या मैंने क्या बोला था? 1/λ इक्वल टू होता है RZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये तो खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट है, तो 1/λ इक्वल टू हो जाएगा R। जेड का वैल्यू क्या होगा? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम होता है तो 1 हो जाएगा, 1/9। कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं यहाँ तक। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? N/R। और मैंने बोला था कि अगर कहीं पे 1/R है तो उसका वैल्यू होता है 90 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर, यही होता है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, 90 नैनोमीटर होता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 गुणे 90 यानी कि लगभग 810 नैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो इससे कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो इससे सॉल्व कर लो। 1/R का वैल्यू 90 नैनोमीटर होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ो। 12.4, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल्स, यानी कि डिफरेंस कितना है? E2 - E1 कितना है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेपरेट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। फ्रीक्वेंसी बता दो भैया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ ना। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच होता है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एनर्जी अपन एच, यानी 2.3 इंटू 10 पावर 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना ये, अपन एच 6.6 इंटू 10 पावर -34। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा? 12.4 का आंसर कितना दिया? 5.5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। अब कहोगे कि इसको सॉल्व करिए, तो यार मैं सॉल्व करूँगा तो लेंदी नहीं होगा, तुम खुद सोचो एक बार। इसलिए तुम खुद से सॉल्व करो, तुम क्वेश्चन को पॉज करो, रोको वहाँ पे, और खुद से इसको सॉल्व करो। तुमको भी मालूम है, इतने यहाँ तक तुमको भी पता होगा। उसके बाद सॉल्व तुम्हें ही करना ना, नीट का एग्जाम तुम्हें ही देना, तुम्हें सॉल्व करना। मैं सॉल्व करूँगा बहुत लेंदी हो जाएगा, 5 मिनट, मतलब मान के चलो 2-3 मिनट तो लगेंगे ही, इतने लेंदी कैलकुलेशन होते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें आसान आती है, राउंड अप करके तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक। 12.5 यहाँ करता हूँ, 5th नंबर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना, देखो यही कर देते हैं। देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी टोटल एनर्जी दिया -13.6, हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी में पॉजिटिव होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है, तो 2 इंटू -13.6 यानी कि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस में। समझ में आया ना? अभी सुबह ही मैंने क्या बताया था? सुबह क्या बताया था मैंने? काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस में 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है, और जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो पॉजिटिव होता है टोटल, यानी बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक तरह से देख लो सेम ही आएगा। और निगेटिव दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड एनर्जी में -13.6 में, ठीक। 12.6 देखो, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल पे, यानी N1 = 1 है। एब्जॉर्ब में प्रोटॉन और N2 = 4 में चला गया। वेवलेंथ पूछ रहा है ना, वेवलेंथ पूछ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी का
फॉर्मूला क्या होता है देख लो एक बार यहाँ से। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट में लिखवा देगा 3.3 इंटू 10⁻15। या तो उसको सॉल्व करो, लेंदी करो, या लिखो तुरंत सीधे 3.3 इंटू 10⁻15। 1/1 का स्क्वायर कितना होगा 1/1 हो जाएगा, माइनस 1/16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻15, ये हो जाएगा 16। तो 16 माइनस 1 दैट इज 3.3 इंटू 15/16 इंटू 10⁻15। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 12.6 का फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर कहाँ लिखा मैंने, देखता हूँ यहाँ पर। 12.6 का फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻15। तो देखो इतना आ गया फ्रीक्वेंसी। तो हमको मालूम है लेमडा पूछ रहा है ना, तो लेमडा इजकल टू क्या होता है भैया, लेमडा इजकल टू क्या होता है, स्पीड अप्लाइड इजकल टू क्या होता है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा इजकल टू हो जाएगा C/फ्रीक्वेंसी। 3 × 10⁻8 अपन 3 × 10⁻15, 3 से 3 खत्म, ये हो जाएगा 10⁻−7। तो ये हो जाएगा, इसका मीटर में करो यानी 10⁻−7, यानी कि इसको लिख सकते हो 100 × 10⁻−9 मीटर इजकल टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा होगा 12.6 कंप्लीट। कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूले लगाने थे। या तो तुम सीधे यहाँ से देखो लेमडा का भी फॉर्मूला लगा सकते थे 1.1 वाला, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाता। या तो 1/λ इजकल टू RZ स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, इससे भी आएगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, फ्रीक्वेंसी का, लेमडा का, एनर्जी का और वेलोसिटी का। डायरेक्ट आंसर निकालो ना, क्या उसमें 2πr निकालना -13.6 RZ स्क्वायर कैलकुलेट क्यों ही करना, जब डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट निकालो, आंसर आएगा। ठीक। 12.7 कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। तो बता देना भैया, SW ले लो होमवर्क में। क्या बताना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इक्वल टू 2.2 × 10⁻6 Z/n होता है। n का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ठीक। द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अब द हाइड्रोजन एटम इतना दिया है, यानी 5.3 रेडियस कितना दिया है इनरमोस्ट का, इंटू 10⁻−11 मीटर, उसी को बोलते हैं हम लोग 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक। रेडियस ऑफ n इक्वल टू 2 में, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है यार, रेडियस इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। तो 0.53 n का स्क्वायर हो जाएगा 4 और जेड का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20 21, 2.12 हो जाएगा ना इसका पहले का, यानी 12.8 2.12 एंगस्ट्रॉम। इसका निकालो 3 के लिए, तो r इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। तो 0.53, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/1। सॉल्व कर लो इसका, 9 3 के 27, 9 5 45 2 47, 4.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक, सिंपल सी बात थी, बस सीधे क्या पूछा, रेडियस पूछा था। ये देखो 12.9, ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसेस एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल इमिटेड। देखो एनर्जी कितना दिया भैया 12.5 दिया ना। तो अब देखो ये तुम्हारा एक तरह से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन होगा। देखो एनर्जी स्केल क्या होता है, एच म्यू, एनर्जी स्केल क्या होता है, फॉर्मूला N2। देखो एनर्जी स्केल लिख सकते हो तुम E2 - E1 लिख सकते हो ना, डेल्टा ई। इतना के तो एनर्जी जाता है, तो 13.6 से हो जाएगा हमारा ये N2 से अगर सॉल्व किया जाए 12.5 अपॉन 13.6 इनिशियल हो जाएगा 1 माइनस 1 का वही तो होता है ना, 1 - 1 का स्क्वायर। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ, तो 12.5, तो 12.5 इनिशियल 13.6 माइनस इनिशियल आई 1.1 तो होगा नहीं 22, तो लिख देते हैं एक बार 12.5। ये एक बार मुझे सॉल्व कर लेने दो इसको। देखो ये हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू एन में से यही करते हैं हम लोग। तो डेल्टा ई तो दिया 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई टू द पावर एन वाला हो जाएगा हमारे पास 13.6। इसको लिखते हैं कितना 13.6, 1/1 हो जाएगा माइनस 1/n का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ से n स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 12.5/13.6 इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और इसको सॉल्व कर देंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा कितना 12.5/13.6। इसको सॉल्व कर देते हैं तो n स्क्वायर का वैल्यू लगभग आ जाएगा जो 12.5 अपन इतना n स्क्वायर माइनस 1, तो
12.5 एन स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 12 माइनस 12.5 अपन 13.6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5, नहीं एन इजकल टू 3.5 हो जाएगा ये, रुक जाओ, 12.5 अपन 13.6 और फिर एन स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा लगभग एन का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा लगभग, एन का वैल्यू 3.5 आएगा। तो एन तो आ गया 3.5। हमने क्या पढ़ा था, एन का वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4 होता है ना, तो 3.5 है, इसका मतलब एन का वैल्यू 3 होगा। एन का वैल्यू अगर 4.6 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 होगा। 4.9 दिया है, 4.8 दिया है, तब भी 4 होगा, क्योंकि 5 तो नहीं हो सकता ना, 5 से कम ही है, यानी 4 लेके चलते हैं। तो 3.5 है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एन का वैल्यू 3 का मतलब क्या हो गया, एन का वैल्यू 3 हुआ ना, यानी कि 3 से 1 में आएगा तो कौन सा सीरीज होगा, ये 3 होगा ना, तो 3 से 1 में आ सकता है, 3 से 2 में जा सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 3 से 2 में जा सकता है। तो ये हो जाएगा लाइमन सीरीज, ये हो जाएगा बामर सीरीज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी आऊँगा, ठीक है, 10 मिनट में। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। 12.17 देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, पीवाईक्यू में भी पूछा है हमारे। तो देखो, ऑब्टेन द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट, कह रहा है कि म्यूनिक हाइड्रोजन एटम का, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम में होता है, ठीक है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होता है। जो म्यू वाला होता है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 207 एम होता है, और मान लो इसका ई1 इसका ई2। हमसे पूछा है रेडियस बता दो सबसे पहले, तो रेडियस मैंने पहले बताया, यूनिवर्सिटी पोस्ट टू मास होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, सुबह ही बताया हूँ ना। तो R1 अपान R2 इक्वल टू हो जाएगा M2 अपान M1, M2 207 ME अपान ME कट जाएगा, तो M1 कितना, M1 अपान M2 अपान M1 होगा ना। तो R1 अपान R2 इक्वल टू 207 हो गया, हमको चाहिए R2, R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपान 207। R1 का वैल्यू कितना दिया है, 0.53 होता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अपान 207, इसको सॉल्व कर दो, कितना आंसर आएगा, 12.17 का पहला 25 इंटू 10⁻13 आएगा, ठीक है। एनर्जी चाहिए, मैंने सुबह ही बोला था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो E1 अपान E2 इक्वल टू M1 अपान M2, ये हो जाएगा 207 हो जाएगा ना, यही तो रेशियो आएगा। M1 कितना है, सॉरी 207 नहीं होगा, 1 अपान 207 होगा, एक है और ये 207 है, तो यहाँ से E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इंटू 207, E1 होता है -13.6 इंटू 207 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा कितना, एनर्जी का आंसर कितना आ जाएगा, -2.81 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी हो गई एनसीईआरटी ख़त्म। एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू सीरीज, चलो, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा पार्टिकल है, बॉम्बार्ड कर रहा है, चार्ज है Ji, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तभी मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर के Q1 Q2 अपन R0, ये होता है। तो जो R0 होता है हमारा, ये जेड, क्यू को क्या लिखोगे, जेड इंटू रखोगे ना, तो R0 मैंने सुबह ही बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एम बी नॉट स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, Z1 Z2 के। ये यहाँ से इसका मतलब सीधे ये होता है कि R0 जो है वो इन्वर्सली होगा मास के, और डायरेक्टली होगा Z1 Z2 के एटॉमिक नंबर के, यही सुबह बताया था और यही हमसे पूछा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1/n। ये भी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर C होगा, पहले का C दूसरे का C, क्योंकि 1/m है रेडियस, सुबह ही बताया था, अभी जस्ट इसके पहले बताया फिर बता रहा हूँ। देखो कह रहा है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग है, एक्सपेरिमेंट है, चार्ज Z1 मास M1 M2 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज R0, द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज तो सॉरी, तो अभी मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो
वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर हो, तो काइनेटिक एनर्जी ही किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछ रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Z1 Z2 अपन R0 होता है, E² होता है, यानी एनर्जी डायरेक्टली बस टू Z1 Z2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका तीसरा का ए, कोई दिक्कत, तीसरा का ए कोई दिक्कत नहीं। चौथा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करना, खुद सॉल्व करना उसको, क्योंकि वेक्टर का भी कंसेप्ट लगेगा, बता दे रहा हूँ। देखो तुमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व अराउंड हाइड्रोजन एटम का है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन द टू, देखो न्यूक्लियस के राउंड मूव कर रहा है, तो कह रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा। तो हमको मालूम है फोर्स कल्ट होता है के Q1 Q2/R², कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स कल्ट हो जाएगा के Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E, प्रोटॉन पे ये प्लस पे चार्ज होता है +E/R²। तो ये हमारा हो जाएगा -KE²/R², ठीक है। ये फोर्स है। और हमको मालूम है कि जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ होता है, क्या होता है, एक होता है उसका यूनिट मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन, यही होता है ना। तो दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो हमको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो के² हो जाएगा, कितना है, ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा, नीचे R³ हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, पहला तो ये खत्म हो गया, R कैप डायरेक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा हमारा, इसको चेक कर लेते हैं। और माइनस में आएगा ना, तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, सही है। देखो सॉल्व भी कर देता हूँ, देख लो कैसे होगा। ये हो जाएगा -KE²/R², यहाँ वेक्टर R/R हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन भी तो होता है ना। तो ये हो जाएगा -KE²R कैप नीचे हो जाएगा R³। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको खुद से एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। वेक्टर का भी कंसेप्ट लगा है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब वो क्या करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आर कैप आएगा यहाँ पे, और आर कैप का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर R/mod(r). समझ में आ गया ना। सॉरी, चलो पूछा द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर, लास्ट लाइन ऑफ बामर, इसका मतलब N2 को कर दो 0, और बामर है ना, तो बामर है तो लाइमन बामर, तो N1 हो जाएगा 2, एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो फिर लाइमन है तो लास्ट लाइन में फिर से करो क्या, N2 कर दो 0 और N1 को कर दो 1। हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ, तो लेमडा इजकल टू होता है RZ², लिख रहा हूँ पहले बामर के लिए, तो 1 सॉरी 2 का स्क्वायर 4 -0 हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख देते हैं। और लेमडा ऑफ लाइमन क्या हो जाएगा, RZ², ये हो जाएगा 1/1, कोई दिक्कत नहीं, काट दो इसको। तो लेमडा बामर अपन लेमडा ऑफ लाइमन इजकल टू हो जाएगा ये 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, गलती हुआ क्या, लास्ट लाइन है बामर सीरीज, लास्ट लाइन है बामर सीरीज लाइमन बामर, तो RZ² 1/4 हो गया। और द लास्ट लाइन है लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का हो जाएगा लाइमन 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट से आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1/4 आएगा ना। तो लेमडा बी, फिफ्थ का आंसर, लेमडा बी और लेमडा, यहाँ देखो हमने गलती कर दी ना, फॉर्मूला ही हमने गलती लगा दिया। देखो क्या होता है, ये होता है 1/λ_b और ये होगा 1/λ_l, इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। तो लेमडा बी अपन लेमडा एल इक्वल हो जाएगा 4/1, यानी कि 4 हो जाएगा। समझ गए ना कैसे किया हूँ, 1/λ भी होता ना RZ², मैंने लेमडा भी डायरेक्ट कर दिया तो गलती हो गई ना वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, देखो रिडवर कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, कोई मतलब नहीं हमको रिडवर कांस्टेंट, बेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, देखो बेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन, तो बेव नंबर, मैंने क्या बोला था कि बेव नंबर ही 1/λ होता है, तो 1/λ इक्वल होता है RZ²
1 अपॉन लास्ट लाइन है बामर सीरीज, तो फिर वही बामर सीरीज आ गया। लास्ट लाइन का मतलब N2 ही होता है इनफाइनाइट, और N1 हो जाएगा किसका, लाइमन। लाइमन का होता है N1 इक्वल टू 1, बामर का होता है N1 इक्वल टू 2। सो वही बताया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो। तो ये जेड स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना हाइड्रोजन का, तो 1 अपॉन लेमडा इजकल टू R/4, तो लेमडा इजकल टू हो जाएगा 4 अपॉन आर, और मालूम है 1 अपॉन आर का वैल्यू कितना होता है 90 नैनोमीटर। तो 4 इंटू 90 नैनोमीटर, 4×36। फिर गलती हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ना 1/4 हो जाएगा 10⁻7। रिडवर कांस्टेंट का वैल्यू पहले से दिया हुआ क्या, रिडवर कांस्टेंट देखो, रिडवर कांस्टेंट का वैल्यू पहले से दिया हुआ है। यहाँ देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो यहाँ पे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। रिडवर कांस्टेंट का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया 10⁻7, तो 10⁻7 अपन 4, तो लेमडा इजकल हो जाएगा 4/10⁻7। फिर गलती हो रहा है क्या हमारा, 1 अपॉन लेमडा इजकल टू जेड स्क्वायर, सही है। 1/4 लिखेंगे, तो 1 अपॉन लेमडा इजकल टू R/4, और 1/4 लेमडा इजकल टू हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, बाकी हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो लेमडा इजकल टू हो जाएगा 4/r, और रिडवर कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 10⁻7, तो ये तो माइनस प्लस में 6 का आंसर कितना 0.25, 4/7 है ना। तो लेमडा 4/7, देखो हमसे पूछा है वेव नंबर, अब मैं वेवलेंथ निकाला हूँ, वेव नंबर तो यही है ना, तो R/4 करो ना, 10⁻4/7, 10⁻7/4 करो। इसको 100 इंटू 10⁻5 लिख सकते हो, अपन 4 लिख सकते हो, 4 से 25 बार में करेगा, यानी 2.5 इंटू 10⁻6, यानी कि 0.25 इंटू 10⁻7, 6 का ये हो जाएगा, 6 का ये। क्वेश्चन बस ये देखो पूछ क्या रहा है, और फॉर्मूला अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था वेव नंबर, और मैं अप्लाई कर रहा था क्या, लेमडा पे। वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा होता है, मैं लेमडा निकाला हूँ, वो 1 अपॉन लेमडा पूछ रहा था, ठीक। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फिर एक क्वेश्चन आ गया, फिर इसको सॉल्व करते हैं। वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी हमारा मिनिमम होगा। एनर्जी मिनिमम कब होगा हमारे पास, जब तुरंत जस्ट उसके ऊपर से आएगा। तो सुबह बताया हूँ, लाइमन सीरीज है, तो N1 इक्वल टू 1 होता है, तो जस्ट मिनिमम एनर्जी के लिए क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर से आएगा, यानी N2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और बामर के लिए N1 इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 अपॉन लेमडा ऑफ लाइमन ओपन 1 अपॉन लेमडा ऑफ बामर इक्वल टू RZ स्क्वायर अपन RZ स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपन 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, ये हो जाएगा कितना 9 4 36, 5/36 आएगा ना, अरे 9 4 36, यहाँ लिख देता हूँ 36, 9 माइनस 9 4 5/36, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3×36/20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 20 और 4 9 36, 27/5 इजकल टू हो गया, ये इधर ये इधर, यानी कि लेमडा बी अपन लेमडा इजकल टू हो गया 27/5। हमसे पूछा है लेमडा एल अपन लेमडा बी, तो लेमडा एल अपन लेमडा बी इजकल टू क्या हो जाएगा 5/27, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। कुछ नहीं करना था, बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था, फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, बस और कुछ नहीं है। पूरा एटम चैप्टर में यही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट लाइन का मतलब होता है, अगर लाइमन का है तो N1 इजकल टू 1 होगा, N2 इजकल टू 2 होगा, यही बोला था ना। और बामर के लिए फर्स्ट लाइन का मतलब ये होगा N1 इजकल टू 2 है, N2 इजकल टू 3 है। अगर लाइमन के लिए सेकेंड लाइन पूछता तो मैंने क्या बताया था, N1 फिर भी 1 रहेगा, लेकिन N2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके लिए सेकेंड लाइन पूछता तो N1 फिर भी 2 रहेगा, सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। ये मैंने सुबह ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे करता है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ या फिर सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व ही कर देते हैं। तो कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इतना, ये जो है इसके बराबर है, तो लिखो इसका वेवलेंथ क्या होगा, 1/λ, सीधे लिखता हूँ 1/1 माइनस आर जेड स्क्वायर, यानी हाइड्रोजन है 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू बामर हाइड्रोजन लाइक आयन दिया है ना, और उसी काम से क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर। तो लिखो ना यहाँ पे क्या करना है, आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9, दोनों को बराबर कर दिया हमने, आर से आर खत्म हो जाएगा। जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 1 होगा, देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ये पूरा खत्म, तो हो जाएगा 3/4, कोई दिक्कत नहीं। जेड स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा फिर से 5/36, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3×36/4×5, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4×9 = 36, 3×9 = 27/5 हो जाएगी। कुछ तो गलती हमने कर दिया, 1/2 फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, यहाँ देखो क्या गलती हुआ, ये सेकेंड लाइन दिया हुआ है, तो सेकेंड लाइन का मतलब होगा N2 का वैल्यू 4, अभी समझाया लेकिन यहाँ गलती लिख दी देखो, तो यहाँ पे हमारे से गलती हो गई, इसको सही कर देते हैं, आंसर आएगा अपना। इसमें खास बात यह है कि आंसर अगर तुम्हारा गलत आएगा तो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल अलग हो जाती है ना, तो चेक करो, जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 3/16, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 16×3/4×3, 3 से 3 खत्म, 4 4 = 16, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 का डी सही है। कुछ करना नहीं था, बस फॉर्मूला लगाना। विच सोर्स इज एसोसिएटेड विद द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा था, अब नहीं पूछेगा। नियॉन का जो स्ट्रीट साइन होता है ना, वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ही होता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल, बोहर मॉडल केवल किसके लिए होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल या एनाइज हीलियम एटम, इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस चार्ज है तो -1, ये भी 1 होगा। ड्यूट्रॉन एटम, ये भी क्या होता है, 1s2 होता है, यही तो होता है ना 1s2, इसमें भी हो जाएगा। लेकिन नियॉन में देखो, नियॉन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये 10 इसका एटॉमिक नंबर होगा, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे नियॉन में, 1 प्लस करोगे तो -1 हो जाएगा, लगभग 9, यानी कि इस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन। 21 का देखो, 19 नंबर, 11 नंबर देखो, टोटल एनर्जी कितना दिया है, -3.4, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 3.4 होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगा, कितनी बार बताऊँ यार, 2 गुणे -3.4, यानी कि 8, 6.8 माइनस में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 3.4 और 3.4 और ये -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे रेडियस ऑफ फर्स्ट पर मीटर, रेडियस दिया इतना, एनर्जी है इतना, इफ इलेक्ट्रॉन इन द रिप्लेस बाई म्यून, ये देखो सेम क्वेश्चन अभी मैं कराया हूँ, और बोला था कि रेडियस इनवर्स टू मास होता है और एनर्जी डायरेक्टली प्लस टू मास होता है। फिर से सॉल्व करते हैं, R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ म्यून अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 207 me/me। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के PYQ में पूछा था। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/207, R1 कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम अपन 207, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया था, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आया 2.56 × 10⁻13। ठीक है, और एनर्जी डायरेक्टली प्लस टू मास होगा, तो E1/E2 इक्वल टू मास 200 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन 207, म्यून का खत्म हो गया 1/207, तो E2 कितना हो गया 207 गुणे E1 कितना 13.6 माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में, इसका कितना है 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, 12 का ये हो गया, सी हो गया, 2 बार करा चुका, एक बार पहले करा, एक बार फिर करा दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पूछा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, +1 होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, -1 होगा, तो यही तो होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का पॉजिटिव होता है और टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, तो रेशियो क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी 1:-1।
कंसिडर थर्ड ऑर्बिट, यानी कि एन का वैल्यू 3 दिया है, हीलियम दिया है, जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है ना, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का कितना होता है 2 होता है। नॉन रिलेटिविस्टिक का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर स्पीड पूछा, हमको इन सब की जरूरत ही नहीं है, हमको स्पीड का फॉर्मूला मालूम है 2.2 इंटू 10 पे पावर 6 इंटू जेड बाई एन। सॉल्व करो, 2.2 इंटू 10 पे पावर 6, जेड कितना है 2 है, एन 3 है, ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10 पे पावर 6 अपॉन 3, ये अलावा हो जाएगा कितना 44, इसको मान लो 3 से करो, 3 नहीं करनी 3 1 4, 3 चौको 12, बचेगा कितना 4 2 0 6, 146 यानी 1.46 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 14 का डी, 14 का डी मैं लिखा ही नहीं है, चलो लिखना क्या है इसमें, फार्मूला बस याद रखो, फार्मूला याद है तो कर ले जाओगे। देखो सेम सेम सीधे फार्मूला लगाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि N1 N2 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टाइम पीरियड, देखो कह रहा है कि टाइम पीरियड जो इनिशियल का है वो जो है 8 टाइम्स फाइनल है, यानी कि अगर फाइनल वाला हमारा टी है तो इनिशियल वाला कितना होगा 8 टी होगा। और टाइम डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है n³ बाई जेड स्क्वायर, अभी सुबह ही बताया हूँ। टाइम ये होता है, फ्रीक्वेंसी होता है जेड स्क्वायर अपन एन क्यूब, क्योंकि टाइम इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। तो टाइम डायरेक्टली इक्वल टू n³, तो लिख दो, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 का क्यूब। T1 अपॉन T2 कितना होगा बताओ तो 8 T1 अपॉन T1 खत्म, क्योंकि T1 क्या 8 टाइम है, N1 अपॉन N2 का क्यूब, यानी कि N1 अपॉन N2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में क्यूब रूट 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लेना पड़ेगा तो ये 2 आ जाएगा बार N1 अपॉन N2, यानी N1 इक्वल टू 2 N2, यानी कि N1 जो भी होगा, N1 हमारा जो भी होगा N2 के 2 गुना होगा। तो चेक कर लो, ये तो 8 गुना हो गया, ये कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, ये देखो 2 गुना हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यही पूछा है ना कि N1 इक्वल टू 2 N2 आ गया, तो ऑप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इतना इतना जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ भैया, एन का वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ। ग्राउंड स्टेट मतलब 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2 होता है, सेकंड एक्साइटेड मतलब 3 होता है, सुबह ही बताया हूँ, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया 3.57 वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है हमसे, तो हमको मालूम है ई वी नॉट इक्वल टू क्या होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, हमसे एच म्यू नॉट पूछा है, ठीक है। ई वी नॉट कितना हो जाएगा 3.57 ई हो जाएगा ये, और एच म्यू एन का वैल्यू 2 है, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या था 3.3, फॉर्मूला मैंने लिखा होगा शायद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का फॉर्मूला मैंने लिखा ही नहीं क्या, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रीक्वेंसी तो मान लो हम लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एन के वैल्यू से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एन का वैल्यू 2, और 2 से 1 में आ रहा है, देखो 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मैंने इसीलिए बोला था याद कर लेना, दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। देखो 2 से 1 में आ रहा है, तो कितना चेंज एनर्जी आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो डायरेक्ट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब 2 से 1 में आएगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व कर दो, यहाँ से क्या करना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस एच म्यू नॉट, तो इसको एच म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जितना भी आएगा उसको 10.2 जितना भी आएगा म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच का वैल्यू कितना होता है भैया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 से इसको डिवाइड कर दो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो जो भी आंसर यहाँ पे आ रहा है जैसे मान लो कर दे रहा हूँ 10.2 है 3.57 है, 10 में 7 जा 3, 11 में 5 जा 6, और 9 में 3 जा 6, यानी कि 6.63 इंटू 10 पे पावर 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 अपॉन 6.6 इंटू 10 पे माइनस 34, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर 15 हर्ट्ज। इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। कुछ करना नहीं था, बस इतना ध्यान निकालना था कि एच म्यू कितना होगा।
कई तुम्हारे पास तरीके हैं, जो मेथड आए तुमको वो अप्लाई करो। एक तो मैंने ये सिखा दिया था क्या, ये सबसे पहले होता है 13.6, उसके बाद कितना होता है 1, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना होता है 13.6, 3.4, -1.5, 0.5, कम से कम 4 तो याद रखो। देखो 2 से 1 में जब जाएगा तो एनर्जी कितना रेडिएट करेगा 10.2, 3 से 2 में जाएगा तो 1.9, 4 से 3 में जाएगा तो इसको उसको घटा लो, ये आ जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक, तो सुबह ही बताया था मैंने, तो इससे निकाल लो, या फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये था, या तो डायरेक्ट इससे निकाल लो, या एन का वैल्यू तुम्हारे पास कितना था 2 से 1 में जा रहा था ना, तो एनर्जी निकाल लिया होता। वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सुबह ही मैंने बताया था -13.6 करके 1/n1 के स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, यहाँ से भी निकाल सकते थे। तुम्हारा मर्जी, जिससे मर्जी जहाँ से मन करे वहाँ से निकालो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं लिख दे रहा हूँ गुड। इसको अच्छे से कर लेना, एक बार खुद से भी रिवाइज कर लेना। ठीक, सॉरी। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड, देखो एन से ग्राउंड स्टेट में आ गया, यानी 1 पे आ गया। ठीक है, वेवलेंथ एक्साइटेड फोटोन हैविंग वर्क फंक्शन कितना दिया 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया 10 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एन। ये भी देखो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें भी, जो ऊपर की हो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लगा दो, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लगा दो। तो इसका आंसर मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ, या फिर सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, कर देते हैं। देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो जाएगा, एनर्जी माइनस 2.7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी हो जाएगा ये, प्लस हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी आ गया। और हमको मालूम है क्या कि एनर्जी इक्वल टू होता है 12.75, 12.75 हो जाएगी एनर्जी, इक्वल टू हो जाएगा -30, 12.75 एनर्जी आ गया। तो एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर से करोगे, थोड़ा सा गलती आएगा क्योंकि एन से 1 में जा रहा है, तो हमको इक्वेशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। कहाँ करूँ, ये भी दिक्कत हो गई। चलो यहाँ करते हैं, क्या क्या दिया है, एनर्जी दिया है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 13.6, 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी दे दिया 12.75, इसको इधर भेजो 13.6 इक्वल टू हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। n2 तो हमारा खत्म हो जाएगा ना, 1/n1 का स्क्वायर 1/n माइनस 1/n, यानी कि खत्म नहीं होगा। देखो n1 का वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे ना, 1 माइनस 1/n का स्क्वायर, ये होगा। इसको सॉल्व कर लो, 13.6/12.75 ये हो जाएगा। लेंदी थोड़ा क्वेश्चन और कुछ नहीं है। देखो 1 माइनस 1/n स्क्वायर होगा ना, तो 1/n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 12.75/13.6। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 13.6 माइनस 12.75/13.6। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ कैलकुलेटर में, 13.6 माइनस इतना इतना, ये टोटल 0.065, तो ये हो जाएगा 0.065, ये आ जाएगा 0.0625 हो गया 1/n स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.0625 हो गया ना, 1/0.00625। तो यानी एन स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16, एन का वैल्यू आ गया 4। कुछ भी करना नहीं था, वही बेसिक अपना कंसेप्ट लगाना था। हर क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट ही लगाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे, आंसर तो आना ही आना है। इनका वैल्यू आ गया 4। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देखो, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट लगा दिया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगा दिया। हमको मालूम था यहाँ पे एनर्जी, हमको ये एनर्जी आ गया हमारे पास 12.75, एनर्जी जैसे आया तुरंत हमने अपना कंसेप्ट लगा दिया, वो 1/λ। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 13.6, 1/n1 का स्क्वायर 1 माइनस n2 का स्क्वायर। सुबह ही पढ़ाया था, वही कंसेप्ट लगा, वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। वही चीज़ यहाँ पर भी था, उसमें भी यही फॉर्मूला लगा था, दोनों सेम है। ठीक, अच्छे से कर लेना दोनों की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 18 है, आउट ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग बीच वन इज नॉट पॉसिबल एनर्जी फॉर ए प्रोटॉन टू बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैं यहाँ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पहले कर देता हूँ। देखो टोटल एनर्जी दिया है -13.6 हाइड्रोजन का, द एनर्जी ऑफ हीलियम
तो निकालो ना यार एनर्जी ऑफ हीलियम, क्या करना है। -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर होता है ना, -13.6 हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है। एटॉमिक नंबर कितना, 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब कितना होता है, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब कितना होगा, सेकंड, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, यानी -13.6, 19 का हो जाएगा कितना, -13.6, यानी ये हमारा ए। 18 नंबर देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। 18 नंबर, ठीक है। कह रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो एक बार ये देख लो जरा। देखो 13.6 तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली शीट देख लो तुम, 13.6 पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.9 भी पॉसिबल है, 10.2 भी पॉसिबल है, 3.4 भी पॉसिबल है, तो 1.9 भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का सी 11.1, ये जो है चेक करने वाला क्वेश्चन है, चेक एंड एरर मेथड है। या तो तुम इसे सॉल्व कर लो, -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर करके, एन का वैल्यू क्या रखोगे, पहले 1 रखोगे तो -13.6 आ गया, फिर 2 रखोगे तो -3.4 के करीब में आ जाएगा, 3 रखोगे तो जो भी आए, और डेल्टा E2 करके चेक कर लेना, E2 माइनस E1 करके, E3 माइनस E1 करके, E2 माइनस E1 करके 0.65 ही आ जाएगा, लेकिन कभी भी ये नहीं आएगा, 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चेक एंड एरर का क्वेश्चन है, कभी भी आएगा तो चेक करके तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू 3, देखो 3 से 1 में गया, फोटान्स इमीडिएट, फिर वही चीज़ वर्क फंक्शन फिर दे दिया हमारे पास 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, तो 3 से 1 में जाएगा, तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 1/9 -1, ये होगा ना। 20 का आंसर देख लेते हम लोग, 3 से 1 में जा रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, उससे बढ़िया मैं ये तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। 3 से 1 में जाने पे, 3 से 1 में जाने पे, 3 से 1 में जाने पे, 3 का कितना है -1.51, इसका है -13.6, यानी कि -13.6 -1.51, माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -13.6 + 1.51, ये हो जाएगा 12 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट, ये हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कैसे किया, या तो इससे करोगे फिर कैलकुलेट करोगे फिर ये आंसर लाओगे, या तो जो मैंने ये तुमको लिखवाया हुआ है उसको याद कर लो ना डायरेक्ट, -13.6 ये तुमको याद करना था, मैं सुबह बोला ना, -13.6 -3.4 -1.51 -0.2, बार बार याद नहीं, बार बार क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सुबह ही मैंने तुमको बताया था कि कम से कम 4 का याद रखो, ताकि N1 पे अगर n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी कितनी हो, -13.6, 2 है -3.4, 3 है तो -1.51, तो 3 से 1 में जा रहा है, तो इसको क्या करोगे, 3 से 1 में जा रहा है तो -1.51 माइनस -13.6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.1। एक तरीका ये भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम इसी से करो, इससे करोगे थोड़ा जल्दी होगा, याद किए होगा, 4 याद कर लो, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। या फिर इससे सॉल्व करोगे तब भी इतना ही आएगा, तो अब सॉल्व कर दो, क्या पूछ रहा है, EV नॉट इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव नॉट, एच म्यू आ गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइव नॉट पहले दिया 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV नॉट ई से ही खत्म, बी नॉट का वैल्यू 7 वोल्ट। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी। जिसको दिक्कत हो रही है, मैंने अभी फिर से एक बार डाला था टेलीग्राम ग्रुप पे कि कम से कम फॉर्मूले याद कर लो, फिर आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, देखो कितना धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होगा, और देखो कैसे हो रहा है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन का वैल्यू 2, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्साइटेशन एनर्जी, हमेशा बोला था मैंने, एनेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सब में क्या होते हैं, पॉजिटिव में होता है, सेपरेशन एनर्जी ये भी पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो एनर्जी सॉल्व कर दो, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो इसका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 अपन एन स्क्वायर मतलब 4, हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमेशा प्लस में आएगा क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी है,
सुबह बताया था आयनेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और ये सेपरेशन एनर्जी, तीनों हमारा होता है पॉजिटिव में। आ जाओ 34 कह रहा है 13.6 है काइनेटिक एनर्जी बताओ फर्स्ट एक्साइटेड, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड में क्या होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होता है टोटल एनर्जी होता है ना, तो ये हो जाएगा -13.6 अपन 4, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या होगा, इनका वैल्यू 2 हो गया ना, तो ये हो जाएगा -3.4 ये, लेकिन ये टोटल एनर्जी है। हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। देखो कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन -3.4 काइनेटिक एनर्जी, फिर वही चीज़ें तुमसे पूछा एनर्जी टोटल कितना दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो क्या होता है प्लस में होता है टोटल एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक, बोहर मॉडल जो है, बोहर मॉडल ने क्या किया, बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया, ये तो बोला ना बोहर, बोहर ने क्या बोला था L=mvr=n/2 पाई, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है क्वांटाइज होता है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई की होता है, यही तो बोला था। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मिनिमम, देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, एन का वैल्यू 1 दिया है सबका बराबर होगा, यानी आर इनवर्स टू जेड। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस मिनिमम यानी जेड बड़ा होगा तो रेडियस मिनिमम होगा। जेड सबसे बड़ा किसका है देख लो, चेक कर लो, एटॉमिक नंबर लिथियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, हीलियम का 2, ड्यूटेरियम का 1s2, इसका 1 होगा, हाइड्रोजन का 1, यानी 25 का ए, 25 का ए। तो देखो एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा रेडियस उतना कम, वही तो हमसे पूछ रहा है। ठीक, 26 देख लो, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज En, देन एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ, देखो हाइड्रोजन का nth ऑर्बिट में एनर्जी दिया है En, यानी कि -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इसका तो -13.6 हाइड्रोजन है तो वो एन स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो सिंगली आयनाइज्ड हीलियम का, हीलियम में कितना होगा सिंगली आयनाइज्ड हीलियम मतलब क्या हुआ ये He प्लस, तो हो जाएगा -13.6, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम 2⁴ अपन एन स्क्वायर, तो सॉल्व कर लो En/En 13.6 खत्म हो जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म होगा, और जेड का वैल्यू यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है ये भी खत्म हो जाएगा, तो En/E ऑफ हीलियम इसकल टू हो जाएगा 1/4, तो E ऑफ हीलियम इसकल टू हो जाएगा 26 का 4 ही होगा ना, 4 ही होगा, ए होगा 4 इंटू En। आई होप कि समझ में आ गया हो कैसे किया मैंने, कुछ करना नहीं था, एनर्जी लिख दिया मैंने 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, एन का वैल्यू तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो कट ही जाएगा नीचे नीचे, और इसमें जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा हीलियम में तो 4 हो जाएगा ये, फिर कट करो, ये नीचे अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है ऊपर का ऊपर होता है बाहर का बाहर होता है ना, तो 13.6 एन स्क्वायर होगा, ये 4 होगा कट जाएगा तो बचेगा 1/4, हीलियम का पूछा है तो 4 इंटू एन हो जाएगा। बस कैलकुलेशन था, खुद को पॉज करो सॉल्व करो, तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक, लाइफ स्पैन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। ठीक, कह रहा बोहर के एटॉमिक मॉडल में ऑफ हाइड्रोजन एटम कूलाम सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलाम अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इफ द ए नॉट इज द रेडियस इतना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हमको क्या मालूम है mv² ए नॉट तो होगा ना, mv² ए नॉट करना पड़ेगा ना हमको, mv² फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू काइनेटिक एनर्जी कूलाम स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होगा mv² या Q² तो ये हाँ ठीक है। कह रहा है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कूलाम्बिक अट्रैक्शन यानी कूलाम्बिक फोर्स के बराबर होता है, तो कर दो ना सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कूलाम्बिक फोर्स के बराबर कर दो, तो हो जाएगा mv² अपन रेडियस कितना है ए नॉट है, कूलाम्बिक फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/1 को 2/r² होता है ना, तो ये हो जाएगा E²/r² कितना दिया है R² A² हो जाएगा R² A², यानी कि ये भी इसको भी ए नॉट का स्क्वायर,
कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बस सेंट्रीपिटल फोर्स को कूलाम फोर्स के, देखो क्वेश्चन में खुद चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कूलाम अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। तो बस दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। सॉल्व कर दो। ए नॉट से ए नॉट खत्म हो जाएगा, ये मास चला जाएगा नीचे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए, ऊपर हो जाएगा ई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। बी इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एम हो जाएगा, और 4 पाई कांस्टेंट है तो पाई को अंदर लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि भी नॉट हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 28 का ए हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है ना, इसको हटा दिया कांस्टेंट को, तो क्या हो जाएगा ये ई अपॉन रूट में एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एम। कुछ किया नहीं, बस दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, वही पूछा भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द एनर्जी इतना दिया, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कितनी बार पूछ रहा है भाई। एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड कितना होता है, -13.6, और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब कितना होगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो अपन 4 कर दो, -3.4। When hydrogen atom is in first excited level, the radius is twice the Bohr radius। देखो क्या, रेडियस इज डैश द Bohr radius, तो हाइड्रोजन एटम जो होगा फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में, एक्साइटेड लेवल का मतलब एन का वैल्यू 2 हो गया, तो रेडियस तो होता है हमारे पास 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, तो बोहर के रेडियस का कितना टाइम होगा, तो आर डैश कर दो 0.53, और एन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4/जेड, तो ये कट जाएगा पूरा, तो आर अपन आर डैश इक्वल टू जेड से जेड खत्म, ये ऊपर ये नीचे, एन का वैल्यू 1 रख दो, 1/4, आर डैश इक्वल टू 4 टाइम्स 30 का डी, 30 का बी, 30 का बी, सही है।